मेरा महंगाई से तरक्की कैसे होगी? देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत ये भी है। महंगाई को लेकर आप इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, महंगाई को लेकर एक सिद्धांत है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता। आप अमेरिका का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि जहाँ पे महंगाई है चरम पे, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग चीन का भी उदाहरण देखिए, वहाँ पे महंगाई दर क्या है, सऊदी अरब का महंगाई दर क्या है। हम केवल क्यों वैसे ही राज्यों को देख रहे हैं, वैसे देशों को देख रहे हैं जहाँ महंगाई। देखिए, ये चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा श्रीलंका की हालत हो गई है वैसा इंडिया बना दिया जाए। ये कभी नहीं मोदी बनने देगा। ये चाहते हैं देश को, अर्थव्यवस्था को खत्म करना, यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि जैसा श्रीलंका हो गया है वैसा भारत हो जाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। उद्धव ठाकरे के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की अब हिरासत में रहेंगे। आरोप है कि संजय राउत ने 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में शामिल है। यह आरोप भी है कि घोटाले की रकम में से 80 लाख से ज्यादा रुपया संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर हुआ। आरोप है कि इसी पैसे से संजय राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा। लेकिन अब ईडी ने जांच शुरू की तो संजय राउत ये कहने लगे कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। आखिर एक भ्रष्टाचार की जांच का महाराष्ट्र के कमजोर होने से क्या लेना देना है? अगर संजय राउत सही है तो तथ्य सामने रखें और ईडी की बोलती बंद कर दें। लेकिन तथ्य दिखाने की बजाय शिवसेना मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुट गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक दिन समय बदलेगा और बीजेपी के बुरे दिन आएंगे। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी भी ईडी पर सवाल उठा रही है। यह भी तथ्य है कि इसी ईडी ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से नोटों का पहाड़ जब्त किया था। तो सवाल है कि अगर संजय राउत ने घोटाला नहीं किया तो जांच से डर कैसा? इसी पर होगी देश की आज सबसे बड़ी बहस। उद्धव के पार्थ है संजय, आज का आर पार इसी पर। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत काफी वक्त से ईडी के रडार पर थे और बीती रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हो गया ईडी को कोसने का सिलसिला। मुझे संजय राउत पर अभिमान है। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर, तो इसकी आवाज हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ये सरकार को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। संजय राउत का नाम 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच पर तिलमिलाहट क्यों? कुठली एजन्सी कारवाई करताना त्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतात त्याच्या आधारावर कारवाई करते। गिरफ्तार तो किया है एक पत्रा चाल में, अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा, फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा, पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। बंगाल से महाराष्ट्र तक ईडी पर सियासी बवाल हो रहा है, वो भी तब जब नोटों के बंडल घरों से निकल रहे हैं। सवाल ये है कि संजय राउत पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? क्या वो जांच एजेंसियों से ऊपर हैं या फिर वो वाकई चाहते थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करे और आरोपों की सुई केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दी जाए? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। जांच का सामना तथ्यों से होता है, इमोशनल डायलॉग से नहीं। ईडी की जांच पर
विक्टिम कार्ड का विश्लेषण जरूर आज आपको समझना चाहिए। एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ा जा रहा है। संजय राउत ने भ्रष्टाचार की जांच को महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। संजय राउत पे करप्शन का आरोप है, महाराष्ट्र पे करप्शन का आरोप नहीं है। पक्के मकान का सपना दिखाकर 672 परिवारों को बेघर करने का भी आरोप है। संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप है। संजय राउत 3 बार ईडी के सामने, ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। बड़ा सवाल का विक्टिम कार्ड खेलना इस बात का बड़ा सबूत है कि आप तथ्यों में बेहद कमजोर हैं। संजय राउत से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आज मैंने एक पड़ताल करी और जानने की कोशिश करी ये पात्रा चौल घोटाला है क्या, इसकी एबीसीडी जरा आप भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। इस घोटाले की शुरुआत साल 2007 में होती है। महाड़ा की 47 एकड़ जमीन पर 672 किराएदार रहते थे। 672 परिवार टीन की से बनी छत के नीचे रहते थे। किराएदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चौल परियोजना बनी। 672 परिवारों को पक्के मकान देने की वजह से इस योजना को कार्यरत किया गया, बनाया गया। संजय के करीबी परवीन राउत को डेवलपमेंट का ठेका मिला। गरीबों को घर देने की बजाय जमीन बिल्डरों को बेच दी गई। आरोप है कि 9 अलग अलग बिल्डरों को यह जमीन बेची गई। जमीन से जो पैसे मिले उसमें संजय राउत की हिस्सेदारी का आरोप है और उसी से दादरा में एक फ्लैट खरीदा गया जो संजय राउत ने। और जब ईडी की जांच हुई तो आनन फानन में जहां से पैसे लिए गए थे वहां पैसे लौटाने की भी एक प्रयास हुआ, लेकिन वो भी ईडी की नजर से नहीं बचा। इसीलिए ईडी को आज कोर्ट ने कस्टडी दे दी है संजय राउत की। तो संजय राउत क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, माधव अनंत जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। माधव आनंद जेडीयू के प्रवक्ता है। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के महाराष्ट्र के। किशोर तिवारी वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूं, बड़ी खबर आ रही है। गोवा बार विवाद पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई है, बड़ी टिप्पणी हुई है। स्मृति ईरानी उनकी और उनकी बेटी मालिक नहीं है। जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था लाइसेंस के लिए कभी आवेदन तक नहीं दिया, तो कांग्रेस को यह झटका दिखा है। तथ्यों के बिना आरोप लगाए गए थे। यह भी कहा गया है स्मृति के परिवार की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है, यह भी कहा गया है। गोवा बार विवाद पर यह बड़ा अपडेट है। मैं आपका रुख करता हूं इस पर। चरण सिंह सापरा, बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज उनके हाथ में लग गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और ट्वीट भी हटाने के लिए लगातार बोल रही है, सोशल मीडिया की पोस्ट भी हटाने के लिए बोल रही है। मेरे ख्याल से अमीश जी, इस मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपने दस्तावेज दाखिल करेंगे, उनके पास में क्या क्या सबूत है, और उसके बाद इसके ऊपर ठीक तरह से कमेंट होगा। प्राइमा फेसी तो यही बात है कि ठीक है, कोर्ट ने जो कहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? मैं देखिए, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ऑर्डर है, ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर। पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इसके ऊपर और खुलासा करेंगे। जो हमारे पास में सबूत होंगे वो हम निश्चित रूप से कोर्ट के सामने लेकिन कोर्ट कह रहा है कि पूरे मामले में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, ये कोर्ट का इनिशियल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन जब हम तथ्य रखेंगे तो बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जो है बदलती भी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है सर, नाम है जिसमें गलत तरीके से लाइसेंस लिया गया है। सर आप फिर वो बोल रहे हैं कोर्ट ने मना कर दिया है, जो है वो भी आप बदलेगी। नहीं, ये आप कोर्ट ने मना कर दिया। गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू दिस? स्मृति ईरानी लगातार कह रही थी क्योंकि मैंने राहुल गांधी को हराया था इसलिए मुझसे खुंदक निकाल रही थी कांग्रेस पार्टी, मेरी और मेरी 18 साल की बेटी से। जिस ऑर्डर का जिक्र आप दिल्ली हाई कोर्ट का कर रहे हैं वो मेरे सामने है, और ये बात आज स्पष्ट हो गई है। जब भी भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी की जो ईमानदारी की चट्टान है, इससे कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और झूठ टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। और इस आदेश में जो 2-3 बातें बड़ी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट करती हैं
कि किस तरह से कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार किया बिना तथ्यों के, और ये बोलना गलत नहीं होगा कि झूठी कांग्रेस का मुंह काला फिर से हुआ। इसमें अमीश जी लिखा है कि जो रेस्टोरेंट जिसकी बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा, जयराम रमेश, वो स्मृति ईरानी जी का या उनकी बेटी का नहीं है, मालिकाना नहीं है हक उस पर। दूसरी बात ये लिखी है कि जो लाइसेंस अप्लाई किया है वो भी स्मृति ईरानी जी और उनकी बेटी ने नहीं किया है। और तीसरी बड़ी बात जो निर्देश दे दिया है कि इसको आप 24 घंटे में ऐसी सारी पोस्ट अपनी वेबसाइट से, चाहे कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट हो, चाहे प्रवक्ताओं की हो, चाहे ट्वीट की पोस्ट हो, ये सब हटाइए, क्योंकि ये आप उनकी मानहानि का एक मामला बनाते हैं। और ये प्रथम दृष्टया बोल दिया है, लिखित में आ गया है। आज बड़ा सवाल ये है, लेकिन चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि अभी हम भी तथ्य पेश करेंगे। ये खुद ही कह रहे प्रथम दृष्टया। अमीर जी देखिए, मैंने भी वही बात कही है कि अब हमारी बारी भी आएगी ना, हमने भी तो कोर्ट के अंदर सबमिशन करना है। अब मैं बोल लूं, अगर सापरा जी मेरी बात भी सुन ले। देखिए, मैं अधिवक्ता भी हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है। प्रथम दृष्टया मैंने इसलिए कहा कि प्रथम दृष्टया ही ये आदेश है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं अपनी बारी आएगी तो अपने तथ्य पेश करूंगा। जिस दिन ये आदेश पारित हुआ अमीश जी, उस दिन इनके वकील तथ्य पेश कर चुके हैं। लेकिन हाँ, इनको जवाब रखने का एक हक है, वो रखेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये आदेश जो आया है ये फटकार से कम नहीं है। ये एक तमाचा है कांग्रेस पार्टी के मुंह में कि झूठ मत बोलो। और जब बड़ी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बहुत जिम्मेदारी से करे। और किसी हाई कोर्ट ने एक आईना तो दिखाया है चरण सिंह सापरा, जो कि एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश देवगन जी, ये प्रथम दृष्टया आईना आप कह सकते हैं इसको, लेकिन कोर्ट के अंदर, इस संविधान के अंदर दूसरी पार्टी को भी तो मौका है ना। अभी तो कोर्ट का यही ऑर्डर माना जाए। सर, बिना बहस के थोड़ी ऑर्डर पास होता है। ये कोर्ट मात्र नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से नहीं चलेगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगी। अरे हमारी बारी भी आएगी, भ्रष्टाचारी सोनिया गांधी इटली भाग जाएंगे। ये लड़ाई अभी बहुत राहुल गांधी भ्रष्टाचारी इटली भागेंगे पिज्जा लेके, बता रहा हूँ। बदतमीजी मत करिए चैनल पे। अरे अभी इस तरह की बातें करोगे ना, मोदी जी तो दाढ़ी वाले बाबा भी भागेंगे झोला उठा करके। याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जितने गिरे हुए स्तर पर जाओगे ना, मैं भी जा सकता हूँ। ये जो डोकलाम के बाद टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे और इटालियन पिज्जा खाते हैं, शोभा नहीं देता है राहुल गांधी को। जब आज बात हो रही है, बाबा रामदेव को सलवार किसने दी थी? मोदी जी की सरकार ने दी थी क्या, या बीजेपी के नेताओं ने दी थी? आप चाहते हैं बदतमीजी हो? आप कितना नहीं चाहते। किस स्तर पर जाना चाहते हैं बताओ। ये तरीका ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब तरीका ठीक नहीं, मतलब आप बोले तो चमत्कार, हम बोले देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इज्जत से जपिए। भ्रष्टाचारी राहुल गांधी की तरह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, इतनी उहापोह क्यों मची हुई है। मैं एक गौरव भाटिया, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं आपसे जान रहा हूं, कोर्ट के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी के तथ्यों को नहीं सुना गया? एक सेकेंड, क्या कांग्रेस पार्टी के वकील वहां नहीं थे जो जयराम रमेश और पवन खेड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्विकली देखिए, दो बातें मैं कह दूं और जिम्मेदारी से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। अमीर जी, दर्शक सुनना चाहते हैं तथ्य क्या है? एक सेकंड नहीं, देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। एक सेकंड, गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एंड वियर योर एडवोकेट्स हैट एट दैट पॉइंट। अमीर जी, जो आपने सवाल पूछा, मैं बिल्कुल बता दूं, इस आदेश के प्रथम पृष्ठ पे ही लिखा है कि जो दूसरी तरफ से पवन खेड़ा के वकील थे, बाकी जो लोग थे उनके वकील थे, उन्होंने दलील दी है। उसके बाद न्यायालय ने यह फैसला किया। और ये बड़ा क्यों है अमीर जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जी, भारत में उनका मान सम्मान है, उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। मान सम्मान के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या जाने? आप भी देखिए, सब जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर है। रोज लोग कहते हैं खानदानी चोर हैं। हिम्मत है कि न्यायालय चले जाए? नहीं जाएंगे। वक्तव्य को रखिए। अब मुझे चरण सिंह सापरा, कोर्ट में आपके वकील भी मौजूद थे, लेकिन ये सेटबैक इसलिए है उनकी दलीलों के बावजूद ये ऑर्डर पास हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि जल्दबाजी में स्मृति ईरानी को घेरने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उनको घेरने के चक्कर में एक सेल्फ गोल किया है कांग्रेस पार्टी ने? एक ये बड़ा सेल्फ गोल है। नहीं, जरा भी सेल्फ
जरा भी सेल्फ गोल नहीं है, कोई अभी भी बड़ा आपको नहीं झटका लगता? नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास वो सबूत है, वो पेपर है, तो वो कोर्ट में तमाम क्यों नहीं सारे दिखाया पेपर सबूत, जो सर? है वो कोर्ट में दिए जाएंगे। और हमें जो कानून के तहत जो अपील करने का मौका मिलता है वो हमें अपील बिल्कुल करने का आपके मौका पास भी वो आगे है। अपील आप करने चिंता का मत मौका करिए, है, पहली सुप्रीम कोर्ट observation जाने का आई है मौका कोर्ट है, की, प्रथम दृष्टि। रिवीजन बेंच पे जाने का मौका है, लेकिन आपने बोला आपके पास सबूत है, तो सबूत कोर्ट के प्रांगण में क्यों नहीं रखे? कोर्ट में क्यों नहीं रखे तथ्य आपने? स्मृति ईरानी घिर जाती। आपके प्रांगण में नहीं आएंगे। नहीं, मेरे प्रांगण में क्यों आएंगे आप? तो कोर्ट के प्रांगण में बोलो। हाई कोर्ट में उन तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया? मेरा सवाल यह है, हाई कोर्ट में उन तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया? जाओ, आप कह रहे हैं हमारे पास है, आप कोर्ट में केस हार गए हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास ये सारे दस्तावेज है। दस्तावेज है तो दिखाने चाहिए थे कोर्ट के अंदर। अमीश देवगन जी तथ्य रखे जाएंगे, आप चिंता मत करिए, प्रॉपर समय आने पर तथ्य रखे जाएंगे। ठीक है, उस समय कब आएगा सर? सर वो समय मैं कब यही आएगा? कह रहा हूं कि जो रमन्ना जी ने कहा, आदरणीय चीफ जस्टिस ने, कि बहुत जगह कंगारू कोर्ट चल रही है, अब हम कंगारू कोर्ट नहीं चलाना चाहते। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट इज अ कंगारू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट? मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, जो आप ये मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर। पॉइंट रख रहा हूं, मैंने तो ऑर्डर पास नहीं किया सर, ना न्यूज 18 ने ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है, ऑर्डर आपकी फेवर में नहीं है, मैं तो वैसे ही रिपोर्ट करूंगा। ओके, मैं तो वैसे ही रिपोर्ट करूंगा ना सर, जैसा ऑर्डर आया है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। मैं भी ये कह रहा हूं कि हम कोर्ट के अंदर हमें मौका है। ठीक है, ये कह रहे हैं हम अपने सबूत रखेंगे। गौरव भाटिया 10 सेकेंड, वो कह रहे हैं मैं अपने सबूत रखूंगा 10 सेकेंड, फिर मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। देखिए, क्या रखेंगे क्या उठाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन एक लाइन पढ़ दूं आदेश से, क्योंकि आदेश पारित है। इसमें लिखा है कि 24 जुलाई 2022 को प्लेंटिफ स्मृति ईरानी जी ने एक लीगल नोटिस दिया पवन खेड़ा को, जयराम रमेश को और बाकियों को, और इन्होंने कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रमाण या कागज नहीं दिए जो आरोप इन्होंने लगाए थे उससे सिद्ध हो जाएं। यह आदेश में लिखा है पैरा 23। मौका था, दस्तूर भी था, जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया, तब भाग गए। हो सकता है आगे भी भाग जाए। ठीक है, देखिए अब तो पता लगेगा। मैं अब सीधा रुख कर सकता हूं बाकी मेहमानों का लगातार, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक सेल्फ गोल जरूर हुआ है कांग्रेस पार्टी से, जिस जल्दबाजी में ये काम किया गया है। लेकिन किशोर तिवारी, संजय राउत का नाम भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहा है, लेकिन आप उनको महान बताने में जुट रहे हैं। पात्रा चावल के लोगों के बारे में तो सोचिए। देखो अमीश भाई, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें आपने पात्राचाल के करीबन 700 लोग जो वहां रहते थे उनको ऐसा बताया कि पूरा डेवलपमेंट ही हमारा संजय राउत कर रहा था। हाँ, एचडीआईएल कंपनी का वो ओनर ही था, उसने वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। देखिए, एचडीआईएल कंपनी के साथ जिसका सरोकार था प्रवीण राउत का, तो वो सब चीजें अब ये क्या है कि एचडीआईएल पर भी चल रहे हैं, वहां के आड़ा के अधिकारी जेल में है। हाँ, तो मैं भी ये बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीजें आपने जो रखी है वो एक ऑब्जेक्शनेबल है, और ये सब चीजों से मुझे लगता है कि आप उनका चारित्र हनन कर रहे हैं। ईडी ने तो जो कुछ सब कुछ किया है वो मुझे लगता है कि एक विशिष्ट वो लेके किया है कि ये सब होना चाहिए। और संजय राउत जो ज्यादा बातें करते थे उनका आवाज पाने के लिए नहीं, पर मामला तो भ्रष्टाचार का है ना सर। ओके, गौरव भाटिया, संजय राउत को आप लोग फंसाना चाह रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी बोला कि बीजेपी के भी बुरे दिन जल्द आएंगे। अमीर जी, देखिए, सबसे पहले तो ये सारे जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं ये एकजुट हो जाते हैं, सोचते हैं ईडी पे प्रहार करेंगे, सरकार पे प्रहार करेंगे, आप अकेले तो हम लोग भ्रष्टाचारी जीत नहीं जाएंगे। नहीं, आप अकेले ही भ्रष्टाचारी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बोलेंगे तब मैं बोल लूंगा। नहीं, ऐसे बहुत बीच में बोलते हैं। अरे नहीं, ऐसे भद्दे बातें नहीं चले। बहुत ज्यादा नोटी है, मैं बता। ये क्या नॉनसेंस करते हैं यार, ये अमीर जी ये बहुत नोटी है, इनको चुप कराइए। हम सब भ्रष्टाचारी है, हम सब भ्रष्टाचारी है।
अरे ये क्या बता रहे हैं, एक भी अब इन्होंने प्रूव नहीं किया। एक तो सेंट्रल एजेंसी का अब आप किशोर तिवारी सुन लीजिए ना, आपने उनको नॉनसेंस भी बोल दिया, अब आप सुन लीजिए ना। यू सेड नॉनसेंस बोला आपने गौरव भाटिया को। नहीं, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द स्टैंड, लेट हिम स्पीक ना। ओके ओके, एक एक करके आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए, आपका ऑडियो भी कमजोर आ रहा है। गौरव भाटिया रिप्लाई। अरे एक तो हिंदी चैनल में अंग्रेजी बोलने लगते हैं, इफ ही नो नहीं इफ ही नोज, लेकिन ठीक है छोड़िए, चलिए मैं जो तथ्य हैं रख दूं। सबसे पहले अमित जी देखिए, ईडी अपना काम बहुत मजबूती से कर रही है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है और कोर्ट मुहर लगाती जा रही है। आज सवाल क्या पूछना चाहिए, सवाल तो सबसे बड़ा जनता ये पूछ रही है, अगर आप कहते हैं राजनीतिक द्वेष से ईडी काम कर रही है, तो ऐसा क्यों है कि 4 दिन की ईडी रिमांड में दे दिया संजय राउत को, और 27 जून को आपको मालूम है संजय राउत का बयान ये था, अरे हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए ईडी। अब ईडी ने अपना काम किया तो रोने लगे, कहने लगे गलत हो रहा है। अगर इनके पास ईमानदारी की ताकत है, न्यायालय जाएं, सारे आरोप रद्द करा ले, और अगर नहीं करा पाते हैं तो ये माना जाएगा नवाब मलिक की तरह, जो कई 5-6 माह से जेल के अंदर हैं, अनिल देशमुख जो 9 महीने से जेल के अंदर है, उनकी तरह इन्होंने भी बेनामी संपत्ति अर्जित करी है और आज कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, जवाब किशोर तिवारी अपनी बात को रख रहे हैं। किशोर तिवारी, उद्धव ठाकरे को ये क्या क्यों कहना पड़ा कि इनके भी बुरे दिन आएंगे, यानी वो मान रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के बुरे दिन चल रहे हैं? नहीं, एक बात में समझ लो, वो मान रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के बुरे दिन चल रहे हैं। अरे भाई, सत्ता चले गई है, नेताओं को पकड़ के डाला जा रहा है, तो उन्होंने बोला होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो हमारे नेताओं पे ईडी बहुत चार्जेस थे, जो बीजेपी के तरफ झुक गए, वो पाक साफ हो गए। जो बीजेपी से झगड़ा मोल ले रहे और जो झुक नहीं रहे, जो डर कर उनके पास नहीं जा रहे, उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो मैंने ये किशोर भाई ये लफाजी है कि जो बीजेपी से डर गए वो चले गए, जो नहीं डरे उनके ऊपर जांच हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर सुनील राउत का नाम कैसे आया, वर्षा राउत का नाम कैसे आया, फ्लैट कैसे दिखा, उस फ्लैट पे वो पैसे कैसे दिखे? बार बार एक ही बात हो रही है। अरे लेट्स डिस्कस ऑन फैक्ट्स। ये देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार है तो अभी ईडी का कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप जिस टाइप से स्टोरी रन कर रहे थे कि पात्रा चाल के लोगों को घर नहीं मिला, इसके लिए 2007 से संजय राउत जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। और जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसमें बड़े बड़े बिल्डर है, अफसर है, और सब पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अरे भाई ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। जब तो हमारी चिल्ला है, जो लोग इनके साथ चले जाते वो पाक साफ हो जाते, यही मेरा बोलना है, और कुछ ज्यादा नहीं है। दीजिए, जरूर दीजिए। ठीक है। माधव आनंद, क्या आपको लगता है सिर्फ बहानेबाजी हो रही है या फिर आपको लगता है तथ्य हैं और वो तथ्य खिलाफ जा रहे हैं? अमित देवगन जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर कोई अगर आरोप लगता है और ईडी उसकी जो है अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास पूरे साक्ष्य होते हैं, और साक्ष्य जो है सो कोर्ट में पेश किया जाता है। प्राइमा फेसी अगर कोर्ट ने कस्टडी अगर दी है ईडी को, तो निश्चित रूप से कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई आपने घोटाला नहीं किया है, कोई भी मनी ट्रेल का जैसे अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल जाएगा। पर क्लीन चिट तो दे रहे हैं, लेकिन ईडी का राजनीतिकरण करना, पर इनको क्लीन चिट तो मिल रही है। इनको उद्धव ठाकरे क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे रही है। संजय राउत, देखिए, उद्धव ठाकरे तो कोई कोर्ट के जस्टिस हैं नहीं, ठीक है, वो अपने पार्टी के प्रमुख हो सकते हैं। अब ईडी का राजनीतिकरण करना, ईडी का नाम ये कहना कि ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, मुझे लगता है यह बहुत ही, यानी ऐसा कमेंट करना मुझे लगता है उचित नहीं है अपने संवैधानिक संस्थाओं का, ऑटोनोमस बॉडी का। इस तरह अपमान करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। आपके टाइम में भी यही और आज के टाइम में भी यही गिर जाएगी। अरे जीडीयू की भी गिरा देंगे, पार्टी फोड़ते हैं, ये विनोद के नड्डा जी ने बोला है। अरे आप जेडीयू, देखिए,
तुम अरे देखिए, रीजनल पार्टियां खत्म करने आप वाले सीनियर हैं। नेता हैं, आपको तो मैं आप वो के संबोधित कर रहा हूं। आप तुम करके अगर टीवी डिबेट पे आप बात करेंगे, प्रतिष्ठा लेने के लिए प्रतिष्ठा आपको देनी पड़ेगी। अरे सामान्य सी प्रक्रिया है, अगर उन पे कोई आरोप लगे हैं तो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस पे हाई तौबा मचाना, भीड़ तंत्र के माध्यम से, तरह तरह के बयान के माध्यम से ईडी का राजनीतिकरण करना एक कतई उचित नहीं है। आपके लिए भी ये संस्था है, मेरे लिए भी संस्था, और सभी व्यक्तियों के लिए यही संस्था है। लेकिन टीवी चैनल पे आप तुम तराक करके बात करेंगे तो कतई उचित ठीक है, मैं एक सेकंड में चरण सिंह सापरा इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार, देश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक देखे जाने वाला डिबेट शो। देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न, 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते नजर आए। भारी बारिश के बाद अंडरपास तो डूबा ही, लेकिन उसके साथ हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजा में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी पहाड़ों के रास्ते सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ और उसने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं और पानी तेज रफ्तार से लोगों को डराने लगा। हाईवे पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। क्योंकि यूएई में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शारजा में तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया। और इस बात की गवाही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ऐसा लगा कि पानी के अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा। दावा है कि पूरे यूएई में साल भर में जितना पानी बरसता है उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजा समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है। लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक जगहों पर गर्म पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि रूस से यूरोप भेजी जा रही गैस की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे जर्मनी में रिकॉर्ड ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से निपटने के लिए जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक इमारतों, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल और जिम में गर्म पानी की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया गया। बिजली बचाने के लिए सार्वजनिक फव्वारे भी बंद किए जा रहे हैं। टाउन हॉल और म्यूजियम जैसी इमारतों पर भी रात के समय लाइट नहीं जलाई जाएगी। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ही जर्मनी ठिठुरने लगा है। हालांकि इस वक्त जर्मनी में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जर्मनी ये समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली और इसी वजह से वो घबराया हुआ है।
रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ताकि सर्दियों से पहले वो अपने गैस के भंडार को भर सके। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने चिड़ियाघरों में शेरों का रखरखाव करने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शेर पालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में शेरों को बेचा जा रहा है। वहां के एक न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर सफारी चिड़ियाघर ने अपने कुछ अफ्रीकी शेरों को बेहद कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को शेरों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है और शेरों को पालना उसे महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने शेरों को रखने से हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कम दामों में बेचने की घोषणा कर दी, जिससे ये साफ हो गया कि शेरों को पालने में पाकिस्तान फेल हो गया है और शेरों की देखभाल में उसके पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि इस महीने के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त के पहले हफ्ते में लाहौर सफारी चिड़ियाघर से शेरों की संख्या कम हो जाएगी। खबर है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगस्त के पहले सप्ताह में 12 शेरों को बेचेगा, जिनमें 3 शेरनियां हैं, लेकिन एक शेर की कीमत जो रखी गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, नंबर 1 डिबेट शो। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। बीजेपी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला कि संजय राउत पर बीजेपी का हमला है। उन्होंने बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और इसके साथ साथ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई तो होगी ही। यह कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। गलत अगर किसी ने नहीं किया है तो डर कैसा है। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या बोला, आइए आपको सुना देते हैं इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। पात्रा चौल केस में इन्वॉल्व है और आज विपक्ष कहीं ना कहीं संजय राउत को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। देखिए, जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई, यदि उसमें करप्शन होगा तो ये नया भारत है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और स्वाभाविक रूप से करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं चरण सिंह सापरा का रुख कर सकता हूं। चरण सिंह सापरा, ईडी के खिलाफ शिवसेना की जो शिवसेना उद्धव गुट की आवाज है उसको आप भी साथ दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर किसी ने गलत काम किया ही नहीं है तो डर कैसा है। देखिए अमीश जी, ये बात डर का नहीं है। ईडी या कोई भी एजेंसी जितनी कार्रवाई चाहे वो कर सकते, जितनी इंक्वायरी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे, जिस तरह से हमने 2013-14 में भी देखा कोल का घोटाला या फिर 2G 3G में तो इन्होंने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस समय भी इन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ हुआ ही नहीं है तो ये क्यों डर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी का एक कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, चरित्र हनन हुआ और हम चुनाव हारे। यही मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की। ये किसी भी विपक्ष के नेता को पकड़ के उसका चरित्र हनन करते हैं, पार्टी का चरित्र हनन करते हैं। अभी 8 वर्षों से हो क्या रहा है, ईडी जो है, अभी कोई प्रवक्ता बोल रहे थे
कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है, का हिस्सा बन महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है, पात्रा चौल का मामला, पात्रा देखिए सारा संयोजित है। एक सेकंड देखिए, कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, महारा की 37 एकड़ जमीन पर 672 किराएदार रहते थे, उनसे घर खाली कराए गए, वो जमीन अलॉट की गई, फिर उस जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया। बिल्डर्स से जो पैसा आया उससे दादर में एक फ्लैट खरीदा गया और उसमें वर्षा राउत का नाम आ रहा है। क्या करिएगा? और जब ईडी की कार्रवाई हुई वो पैसे भी लौटाए गए। साक्षी काफी ज्यादा विरोध में। मैं इसका उत्तर दे दूं? जी देखिए अमीश जी, आपने खुद बताया कि ये 2007 का मामला है और ये जो जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं, ये 2010-2011 से थोड़ा थोड़ा उजागर होने लगा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र की सरकार का सारी चीज जानता हूं। अब 2011 के बाद में इनकी सरकार थी, 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही थी। तो तब क्यों नहीं ईडी का एक्शन शुरू हुआ? तो ये ईडी का एक्शन संजय राउत पर इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि संजय राउत ने जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, इसमें एक मुखर भूमिका निभाई है, जैसे पवार साहब ने निभाई या उद्धव ठाकरे जी ने निभाई। इसी तरह से संजय राउत उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। तो एक तरह से उनसे बदला लिया जा रहा है, बदले की राजनीति है और एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हमारे सामने रहना है तो घुटने टेक के रहना पड़ेगा। गौरव भाटिया तो झुक के रहना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी चल रही है। और गौरव भाटिया, आपके भी बुरे दिन आएंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, हो रहा है और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। अमीश जी, सबसे पहले तो देखिए, आपके कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र हनन हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, चरित्र हनन तो उस व्यक्ति का हो सकता है जिसका चरित्र बचा हो, और भारत में हर कोई ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र बचा ही नहीं है, केवल भ्रष्टाचार वो करते हैं। अमीश जी, मैं उत्तर आप देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है, अभी दीजिएगा, जल्दी क्या है, अभी तो आप 3-4 मिनट। संजय राउत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कांग्रेस। बोलो, कोई बात नहीं। गौरव भाटिया, संजय राउत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कांग्रेस पार्टी, सम्मानजनक है। हाँ, वो संजय राउत का मैं इतना ही कहूंगा, उद्धव ठाकरे जी आज निकले, उन्होंने कहा झुकने वाले नहीं हैं और जो झुकते हैं वो हमाम में चले गए। ये एक कार्टून है, कार्टून का बड़ा शौक है, आज कुछ वर्णन भी कर रहे थे कार्टून का। इस कार्टून में देखिए, इधर जो झुका हुआ है उसको सोनिया सेना का साथी बताते हैं, ये उद्धव ठाकरे हैं, और लिखा हुआ है लाचार श्री। लेकिन गौरव, कुछ सवाल है। गौरव, आप सारे पोस्टर, बैनर, कार्टून सब दिखाइए, लेकिन देखिए कुछ सवाल हैं जो आप भी बताओ। आपको कुछ सवालों का ना गौरव ऐसे नहीं, आपको कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा आज। पहला सवाल, संजय राउत कह रहे हैं कि उनको ऑफर दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुम शिवसेना छोड़ दो तो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि मैं झुका नहीं इसलिए मुझे फंसा दिया गया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी के भी बुरे दिन आएंगे। इन सवालों के जवाब एक एक करके। ठीक, तो पहला सवाल जो आपने किया, अमीर जी, आप क्या ये सहमत है मुझसे कि जो आपके दलील है, जो बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप कोर्ट में देते हैं? आपको मालूम है संजय राउत की तरफ से आज कोर्ट में क्या दलील दी गई? गुणवत्ता पे कोई बहस नहीं की गई। उनके वकील ने कहा कि इनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है, इनके हृदय में स्टेंट डले हुए हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं कि उनकी बीवी के पास रुपया आया, ये जो 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को दिए गए हैं, इस पे कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कोर्ट में कि रुपया नहीं आया, मैंने लौटाया नहीं, ये सब नहीं। उन्होंने कहा बीमार हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए देश किसके साथ खड़ा होगा? पश्चिम बंगाल में पार्था चैटर्जी 50 करोड़ रुपया नगद, वो गुलाबी पहाड़ आपने देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी से जब मेरी बारी पूरी हो पूछिएगा ईडी वहां अच्छी है या बुरी है। सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है।
हाँ, अभी मैं बता रहा हूं। सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी, ईडी ने अच्छा काम किया या बुरा? 2 महीने से बेल नहीं मिली। अगर ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करती है, अच्छी है, टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, अच्छी है, तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ करती है तो बुरी कैसे हो जाती है? संजय राउत पर आप क्या कहते हैं? खिलाफ काम करती है तो वो बुरी कहते हैं कि उनको उन पे दबाव था। मेरे सवाल का जवाब आपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया या भूल गए होंगे आप देना? मैं दे रहा हूं, ये तीसरा है ना, भूला नहीं। मैंने आपके 2 सवालों का उत्तर दिया, तीसरे का भी दे दूं। देखिए, संजय राउत जी अगर ये कहते हैं कि उन पे दबाव था, तो मैं समझता हूं यही बात उनको हलफनामे में कोर्ट के समक्ष रख देनी चाहिए, और उसके बाद अगर झूठ पकड़ा जाएगा तो इस पे भी एक कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हलफनामे पे झूठ बोलना खुद में एक अपराध है, लेकिन सत्य क्या है वो किसी हमारे दबाव में नहीं है। वो दबाव में अब इसलिए हैं, उनको पता है उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, बेनामी ठीक है, ओके। आपने कांग्रेस के चरित्र की बात करी, चरण सिंह सापरा जवाब देंगे, देन किशोर तिवारी। वो कह रहे कांग्रेस का चरित्र नहीं बचा, बीजेपी कह रही है, तो चरित्र हनन किसका होगा? हाँ, ये चरित्र की बात करने वालों को याद दिलाना पड़ेगा कि बंगारू लक्ष्मण का क्या चरित्र था। इनके बीजेपी के अध्यक्ष थे जब कैश लेते हुए पकड़े गए थे, ये शायद तब समाजवादी में थे। इसके बाद में याद दिला देता हूं बीएस येदुरप्पा का क्या चरित्र था, जो किस कांड में कितने माइन के और जमीन के घोटाले में फंसे थे। जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स कितने घोटालों में फंसे, वो भी। ईश्वरप्पा का तो अभी निकला है घोटाला। ये तमाम सारी बातें हैं जो आपके ऊपर आती है। और दूसरी बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पीयूष जैन करके ईडी ने पकड़ा था 275 करोड़ रुपया। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। 275 करोड़ रुपया ईडी ने पकड़ा था पीयूष जैन से। उस पीयूष जैन को बेल कैसे मिल गई है, इसका उत्तर आप दीजिए। एक तो अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी का मामला रद्द क्यों नहीं करवा देते? और पीयूष जैन को बेल किस तरह से मिली है? 275 करोड़ कैश पकड़ा था कानपुर में, जाके रद्द क्यों नहीं करवाते, ये पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रद्द किया, ये सवाल है मेरा, इसका उत्तर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामला रद्द क्यों नहीं किया? जी, अगर द्वेष से था तो नहीं, मैं इस पे भी उत्तर देता हूं। रद्द होने की दलील जो है वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन आप जिस केस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, उस नेशनल हेराल्ड केस में एक दशक तक, 10 वर्षों तक क्यों नहीं एफआईआर हुआ, इसका उत्तर लेकिन चरण सिंह सापरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। चरण सिंह सापरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या संजय राउत आपको लगता है कि उन्होंने, आप कह रहे हैं उन्होंने गड़बड़ नहीं करी, उन पे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि मामला इतना सीधा है जितना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पेचीदा मामला है इसमें? क्योंकि डिफेंस के अंदर अभी संजय राउत ने कहीं नहीं बोला पैसे के लेन देन का, उन्होंने कुछ जिक्र नहीं करा आज कोर्ट में जब वो अपनी बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। He just said that he is unwell and he needs bail. देखिए, संजय राउत जी की क्या दलील है, ईडी उनको क्या प्रश्न पूछ रही है, ये तो ईडी और संजय राउत जी जान सकते हैं। और उनके वकील आज क्या दलील दी है और परसों क्या दलील देंगे, इसके ऊपर मैं आज, यानी चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, ऐसी बात होगी। मैं तो आज ही की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो आज ही चाचा की बात कर रहा हूं, संजय चाचा की बात। दिखता है कि ये द्वेष की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। ओके, गौरव भाटिया नेता है जो रोज सुबह 9 बजे उठकर, गौरव भाटिया, एक तो आप लोगों ने ईडी की कार्रवाई करा दी, ऊपर से आपके नेता कहते हैं कि अब जेलर का इंटरव्यू ले संजय राउत वहां पर बैठकर। आपके मतलब एमएलए कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं जेलर का इंटरव्यू लीजिए, ये क्या मतलब है? ऐसा है अमीर जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के एक झूठ और एक कम जो जानकारी है यही उजागर करता हूं। पहली बात, इन्होंने आपके चैनल पे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है रद्द करने का नेशनल हेराल्ड का, वो पेंडिंग है। नहीं, ये मेरे हाथ में ऑर्डर है 12 फरवरी 2016, और इसकी आखिरी लाइन पढ़ दूं। In view of the above, all pending IAs also stand disposed of, और petitions are disposed of in the above terms. संजय राउत, और कोई स्टे नहीं किया था, ये मेरे हाथ में है। तो ये पहला झूठ।
नहीं, और इस बात का भी उत्तर दीजिए कि भाई 10 साल में एफआईआर क्यों नहीं ईडी दर्ज कर पाई है? 2015 के अंदर वो केस क्यों बंद किया था, और फिर वो केस खोलने के पीछे क्या क्या चीजें? अमीर जी शांत करा ली। ठीक है, एक सेकंड किशोर तिवारी को मैं ले रहा हूं। किशोर तिवारी, अगर सब लोग दूध के धुलई हैं तो ईडी से डर कैसा है? महाराष्ट्र के सीएम जो आपकी शिवसेना से आते हैं वो कहते हैं कि डर क्या है संजय राउत को? मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास। डर क्या है संजय राउत को? ये देखो, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, शिवसेना के ही सीएम है वो तो। एक मिनट मेरी बात सुन लो तुम। मैं बता रहा हूं तुमको कि चरण सिंह छापरा साहब ने जो बोला, तो चारित्र के बारे में जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बीजेपी के गौरव भाटिया बने थे, तो वो वास्तविकता में वैसा ही है। महाराष्ट्र के अंदर ये पिछले 2.5 साल से जिनके चारित्र पर बहुत ऑब्जेक्शन उठाते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते थे, वो सारे के सारे अभी इनके पास चले गए, तो वॉशिंग मशीन से वो साफ धुल गए। मुझे ये बताना है कि एक सिलेक्टिव टारगेटेड भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने का प्रयत्न होता है और सब लोगों के साथ आप सत्ता बनाते हैं, तो यही किरीट सोमैया नारायण राणे के ऊपर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, अब उसको केंद्र में मंत्री बना दिया है। इन्होंने ही, भाटिया साहब ने ही शर्मा साहब पे बहुत आरोप लगाए थे, तो अभी वो गुवाहाटी में बैठे हैं सीएम बन के। तो इनके भ्रष्टाचार निर्मूलन के कार्यक्रम, लेकिन क्या आपको लगता है संजय राउत, क्योंकि वो नोटी की बहुत बातें करते हैं, तो करप्शन में नोटी हो गए? नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं तुमको, वो एक अभी भी मिडिल क्लास में वाले लोग हैं, और ये 1034 करोड़ में से 1 करोड़ 6 लाख का कुछ अभी आरोप किया, उसमें से कुछ पैसे लौटा भी दिए बोले, तो एग्जैक्ट अमाउंट कुछ हमारे गौरव भाटिया मुझे बता रहे थे कि आपने 7 लाख बोला, वो 13 लाख है, वो कुछ भी रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने, आप कह रहे हैं 1000 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ, चलो उन्होंने 13 लाख लिए, 15 लाख लिए, 25 लाख लिए, लेकिन पैसे क्यों लिए? एक मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने आपकी बात पूरी सुनी किशोर जी, लेकिन 15 लाख अगर लिए या 13 लाख लिए, वो पैसे भी क्यों लिए? मैं कहता हूं 2 लाख लिए, 1 लाख लिए, क्यों लिए? अरे किसी के पैसे के व्यवहार होंगे, आर्थिक संकट ऐसे व्यवहार हो जाता है, से देता होगा, तो तुम अब वो प्रवीण राउत बताएंगे, संजय राउत बताएंगे, उनकी वाइफ बताएंगी, प्रवीण राउत की वाइफ बताएंगी, तो उसी के लिए तो ईडी पकड़ के लेके गई है। अरे कुछ तो भी बोलते हैं, ये ईडी तो पकड़ने वाली नहीं थी। कल दिल्ली से एक अफसर आए, फिर उनको अरेस्ट हुई, क्योंकि अरे वो ईडी का देखिए, अब वो दिल्ली से आए, बंगाल से आए अफसर, अब मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं छोटा सा पैसा अगर है वो, तो छोटी करप्शन भी क्या करप्शन नहीं है? अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए भी लिए संजय राउत ने, क्यों लिए? अरे मेरी बात तो सुनो, भ्रष्टाचार होता है और व्यवहार होता है। अब किस बात का व्यवहार? जिसको मतलब गरीब आदमी की जमीन किसी को बेच दी बिल्डर को, और व्यवहार में उन्होंने पैसे ले लिए। भाई अमित देवगन, उन्होंने एफिडेविट में बताया ये सब कुछ कि मेरा ऐसा व्यवहार है, अब उसको ही तुम पकड़कर उसको जेल में रखोगे। अरे गौरव भाटिया, व्यवहार चल रहा है यहाँ पर, आप करप्शन कह रहे हैं, व्यवहार है, वहां पे पैसे लिए दिए जाते हैं, और 2-3 लाख 5 लाख की गड़बड़ हो भी गई तो इतनी आफत क्या है? गिरफ्तार क्यों किया आपने? पैसे वापस ले लेते आप। मैं किशोर तिवारी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सवाल के साथ खड़ा हूं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। माधव आनंद भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया क्विकली। अरे ये तो खिलाफ ही बोलेंगे, अरे तो सुपारी नहीं, बिल्कुल पता तो लगे, छोटे से मामले में कैसे हो सकता है गौरव ऐसा? किशोर जी शांत। हाँ अमीर जी, आप देखिए किशोर जी कितने नोटी हैं, आपके चैनल पे बैठकर संजय राउत का ही केस बिगाड़ रहे हैं। कह रहे हैं 13 लाख अगर ले भी लिए तो ये भ्रष्टाचार थोड़ी ना है, ये बेनामी संपत्ति थोड़ी ना है। 13 लाख रुपए तो आम बात है। उद्धव वाले शिव सैनिक रोज लेते हैं। अरे पर्सनल व्यवहार है। अरे शांत पर्सनल व्यवहार। डोंट बी नॉटी। अरे लौटा भी रहे। डोंट बी नॉटी। अच्छा सुनिए, एक बात है किशोर भाई, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। I am never naughty with you and you are so naughty. Don't be naughty. अरे तुम बहुत झूठ बोलते हो। Listen to me. तुम झूठ बोलते हो ना। I am your brother from another mother.
आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मत बीच में बोलिए। अमीर जी शांत करा लीजिए प्लीज, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 672 ऐसे आम नागरिक थे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सुनिए, ये 672 जो आम नागरिक थे, इसमें गरीब भी थे, उनके घरों को उजाड़ के अगर आप सोचेंगे संपत्ति अर्जित करेंगे तो आह लगेगी, और संजय राउत और उद्धव शिवसेना को यही आह लगी है। दूसरी बात, न्यूज 18 पे एक बड़ी चुनौती देता हूं। ईडी पे सवाल उठाते हैं, ईमानदारी मतलब पनौती हो गई और भ्रष्टाचार करना तमगा हो गया। ये आज की विपक्ष का असूल है। सोनिया गांधी, ईडी की कार्रवाई, कोई रिलीफ नहीं। राहुल गांधी बेल पे बाहर, सोनिया गांधी बेल पे बाहर। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई रिलीफ नहीं। फारूक अब्दुल्ला, सतेंद्र जैन, कार्ति चिदम्बरम, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, डीके शिव कुमार, संजय राउत और पार्था चैटर्जी। अमित जी आप बताइए, एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर दिखा सकते हैं जहां पे कार्रवाई पे रोक लगी हो? अब संजय, अब किशोर तिवारी, अच्छा सवाल है आपका सवाल। गौरव एक सेकेंड, गौरव बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहां पे ईडी नहीं जा रही सिर्फ? अमीर जी मैं 10 सेकंड गौरव भाटिया, माधवानंद प्रश्न जो है सब। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही ईमानदार पार्टी, हमारे डीएनए में ईमानदारी है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो ये कह रहे तराजू पे भाजपा के बेईमान भी रखो। अरे भैया, अगर बेईमान नहीं है तो हम क्या बेईमान पैदा करेंगे? अब किशोर, अब स्मृति ईरानी के मामले में कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, लेकिन उसी पर इतनी जबरदस्त तरीके से कोर्ट ने जो टिप्पणी कर दी, कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया, उसके बाद क्या बचता है उस पूरे मामले के अंदर? मतलब कांग्रेस के लिए मतलब वो काफी एम्बैरेसिंग स्थिति हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, जो स्मृति ईरानी के मामले में कांग्रेस के साथ हुआ है। लेकिन वो विषय नहीं है। मैं माधव आनंद के पास जाना चाहूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है माधव आनंद, ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर कुछ कम पैसे थे तो मतलब व्यवहार था वो। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार व्यवहार हो सकता है? और भ्रष्टाचार क्या नया शिष्टाचार हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार है। अगर आपने एक रुपये भी अगर गलत ढंग से कमाया है तो उसको भ्रष्टाचार के श्रेणी में रखा जाता है। और मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूं, एनडीए की सरकार जहां जहां भी है, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन किया है तो सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, और यही हमारी पार्टी की नीति है। और अगर आपने करप्शन नहीं किया है अगर, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। आप अपने केस को खुद ही खराब करना चाह रहे हैं, आप अपने केस को खुद खराब कर रहे हैं। अरे आप ईडी को सहयोग कीजिए ना, आपके नेता को सहयोग करना चाहिए ईडी के साथ। ईडी ने जो कुछ पूछा आप उसका जवाब, सेटिस्फैक्टरी जवाब। ठीक है, चरण सिंह सापरा कुछ कहना चाहते हैं। चरण सिंह सापरा, तो निश्चित रूप से जो चरण सिंह सापरा, अभी आपने किशोर तिवारी को सुना, उन्होंने बोला व्यवहार है, यानी डिनायल नहीं है किसी मामले में कि पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन व्यवहार में लेन देन हुआ है। लेकिन ये कितना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि जहां जिन बिल्डर्स को जमीन बेची जा रही है उन्हीं से पैसा आ रहा है? ऐसा व्यवहार हो सकता है? इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपको लगता नहीं है कि जिस विषय के साथ आप खड़े हो रहे हैं उससे आपकी छवि भी खराब होगी जनता के अंदर? देखिए अमीश जी, मैं बताऊं कि अगर अभी ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है तो निश्चित रूप से संजय राउत जी वो तमाम सारे दस्तावेज देंगे, तमाम सारे सवालों का उत्तर देंगे। आपने किशोर तिवारी को सुना जो है वो चंद दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपने किशोर तिवारी को सुना, उन्होंने बोला उनका व्यवहार था इसीलिए पैसे लिए। व्हाट डज दिस मीन? तो अब व्यवहार था या नहीं था ये भी तो अभी ईडी में सिद्ध होगा ना, कोई टीवी चैनल पे सिद्ध नहीं होगा। अमीश जी, मेरी बात पूरी होगी। नहीं, पर देखिए ये ऐसा है कि अब ये उद्धव गुट के नेता है, उद्धव गुट के नेता है किशोर तिवारी। मैं आपसे बड़ा, उन्होंने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। नहीं, मेरे को मुझे ये बताइए, क्या व्यवहार, क्या ये बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि जहां से पैसा आया वो वही बिल्डर थे जिनको जमीन बेची गई? अधिकारी को भाग सुवेंदु भाग कहा गया। अब वो सुवेंदु जब बीजेपी में चला जाए तो वो सदाचारी हो जाता है, जब वो टीएमसी में रहे तो भ्रष्टाचारी है। मैं कहता हूं बीजेपी को आप घेरिए अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या पैसे का व्यवहार हो सकता है? चरण सिंह सापरा, आप जिस नेता के साथ खड़े हो रहे हैं कि इससे आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, आपकी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होगी।
किससे पूछ रहे हैं नहीं, आप? पैसे का व्यवहार है या नहीं है ये भी तो अभी सिद्ध होगा ना। ये कहां सिद्ध हुआ है? ये तो खाली आरोप लगाने के लिए मैंने यही तो किशोर तिवारी खुद कह रहे हैं कि व्यवहार तो था। मोडस ऑपरेंडाई है कि वो मात्र कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन करते हैं। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। 10 सेकंड आप देते हैं, बड़ी खुशनसीबी है हमारी, बड़ा दिल दिखा के अमीश भाई। मैं केवल क्या गौरव जी, आप ईडी के आप विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने ईडी को सबके पीछे छोड़ दिया है। अब वो मान भी रहे हैं किशोर तिवारी, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात है, आपने गिरफ्तार करवा दिया उनको। वो कह रहे हैं छोटी सी बात है। किशोर, मेरी बात रोको, रखने दो, मुझे मेरी बात रखने दो। मैंने अभी बताया ना अमीश जी, किशोर जी जो है बड़े नोटी हैं, आपके चैनल पे बैठ के संजय राउत का ही केस खराब कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड गौरव, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। किशोर तिवारी, आप उद्धव गुट के साथ ही है ना, शिंदे गुट के साथ तो नहीं है? अरे मैंने क्या बोला कि उनकी पत्नी और प्रवीण राउत के पत्नी का व्यवहार है, ये बोला मैंने। अरे प्रवीण राउत तो वही आदमी है जिसने जमीन बेच दी, उसी पे तो पूरा मामला है। उसकी पत्नी 100 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है उसे एचडीआईएल से 100 करोड़ का पेमेंट हुआ है उसे। लेकिन आज आपको देख के मुझे शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन की याद आ रही है उसको। और आज किशोर तिवारी आपको देख के मुझे शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन की बात याद आ रही है। मुझे शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन याद आ गया है। बच्चन है शोले के। गौरव भाटिया, बैठे गौरव भाटिया ये दोस्त है संजय राउत के। देखिए अच्छा दोस्त, नहीं देखिए, अगर ये दोस्त है तो ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। अमीर जी, ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे जो कि चैनल पे बैठ के उनके केस को खराब किए जा रहे। और एक डिबेट की बात नहीं है, लेकिन एक तथ्य रख दूं, 100 करोड़ का पेमेंट प्रवीण रावत को दिया गया एचडीआईएल द्वारा, जो संजय राउत के परिवार तक पहुंचा। इसीलिए कहा जा रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और संजय राउत की दलील जो कोर्ट में थी, कोई भी मेरिट पे नहीं आर्गुमेंट था। उन्होंने कहा तबीयत खराब है इसलिए उनको जमानत दी जाए, जो दी नहीं गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और ठीक है, ओके। मैं रुक करता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है कि ये जिस व्यवहार की बात हो रही है, प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी का आपस में व्यवहार है, क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरह से ये जो पूरा मामला है, इसको तो किशोर तिवारी खुद बता रहे हैं कि व्यवहार था, उस व्यवहार को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन भ्रष्टाचार का पैसा तो ऐसे ही आता है। किशोर तिवारी जी चाहे कुछ भी कहे, वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवहार जो है ये तो बहाना है। असली निशाना जो है वो शिवसेना को कमजोर करना इनका निशाना है। शिवसेना कमजोर तो हो गई है, उनके साथ बचा कौन है? बात है कि इनकी वजह से शिवसेना उद्धव गुट के साथ बचा कौन है? अब 40 विधायक उधर है, सांसद उस तरफ है, एकनाथ शिंदे के साथ है। को तहस नहस करना, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ये है। ठीक है, ओके। शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, ये शिवसेना उद्धव गुट को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। ओके, पॉइंट गौरव भाटिया, रिप्लाई टू इट। आप बर्बाद करना चाहते हैं शिवसेना को, उद्धव गुट। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी राजनीति में वो भस्मासुर है, इसके साथ जो गया वो बर्बाद हुआ। और एक बात बोल दूं, असली शिवसेना वही है जो आज बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पे चल रही है। और जो सोनिया सेना बन गई थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वो देश की सोशल फैब्रिक का सत्यानाश किया है। और देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, अरे बार-बार बीच में मत बोला करिए। एक परिपक्व प्रवक्ता किसी के बीच में नहीं बोलता, अपनी बारी का इंतजार करता है। नरेंद्र मोदी जी का और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? ये सपना देश का लोकतंत्र पूरा नहीं होने देगा। 5 साल का बच्चा याद रखिएगा, गांधी परिवार। ठीक है, मैं माधव आनंद का रुख करता हूं, आखिरी दौर है। माधव आनंद, भ्रष्टाचार छोटा बड़ा होता है, पॉलिटिकली वीक करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को बीजेपी वाले, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यवहार भी हो रहा है बीच में। और मुझे तो अमिताभ बच्चन भी याद आ गए आज शोले फिल्म के। देखिए, अब
मुझे तो यही नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है। भाई एक निष्पक्ष जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। जांच में जो भी आएगा कोर्ट के समक्ष एविडेंस पेश किया जाएगा। एक सवाल आप तीनों से मेरा है, एक तीनों से आप तीनों से मेरा है। आपने शोले फिल्म तो देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाता है और वो बखान करता है उनकी खूबियों का। मुझे लगता है कि आज उसी तरह की दोस्ती निभाई जा रही है। जी जी, गौरव भाटिया ने तो देखी है लग रहा है, और चरण सिंह छापरा ने भी देखी है। गौरव भाटिया 5 सेकंड्स। और मैंने भी देखा। देखिए अमीश जी, जैसा मैंने कहा कि कई बार अमीश जी ऐसा होता है, तिवारी जी ने क्या कहा, वो नॉटी हैं, कभी कभी बोल जाते हैं वो चीजें जो वो नहीं मीन करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो बाहर आ रहा है। संजय राउत और उनके परिवार ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और आम जनता का धन लूटा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय यहीं समाप्त होता है, फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन क्या वाकई संजय राउत ने व्यवहार किया था या भ्रष्टाचार का अत्याचार किया था, ये तो ईडी तय करेगी। नमस्कार। मतलब सोचिए, स्थिति ये हो गई है कि कावड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी है। खबर कोई बताएगा ही नहीं आपको। कावड़ यात्रा, जी हां, कावड़ यात्रा को रद्द करना पड़ा। कावड़ समिति को कावड़ यात्रा निरस्त करनी पड़ी है। राजस्थान से खबर है। राजस्थान प्रशासन को दरअसल डर था, टोंक जिले में ये जो कावड़ यात्रा है उसको निरस्त किया गया। अब हुआ ये कि कुछ विशेष इलाकों से कावड़ यात्रा निकलने से माहौल खराब हो सकता है, ये राजस्थान प्रशासन को डर था। इसलिए टोंक